डिस्कस किया कि अपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत क्यों है और इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। इस क्रम में आपने देखा कि कब अपॉस्ट्रोफी एस में केवल अपॉस्ट्रोफी आती है, एस का ओमिशन हो जाता है, इस कंडीशन को भी देखा। और ये भी देखा कि अगर वहां पे कोई कंपाउंड नाउन आ जाए या कोई नाउन फ्रेज आ जाए तो वहां पर हम कैसे जो है अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। क्लासेस अच्छे से आपको समझाया गया। अब बात यह है कि मान लीजिए हमारे पास दो नाउन या तीन नाउन एंड से जुड़कर आ जाए। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी ने दे दिया राम एंड श्याम, अब ये आ जाए और इनके साथ हमें रिलेशनशिप या पोजीशन को दिखाना, तो हम अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग कहां करें। राम के साथ करें, श्याम के साथ करें। यहां देखिए श्याम में ए मिसिंग है, ठीक है। तो अब इसके साथ करें कि इसके साथ करें, ये प्रश्न उठता है। तो इसका जवाब ये है बच्चा कि ये डिपेंड करता है कि आप इसका प्रयोग कर कैसे रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने लिखा कि राम एंड श्याम्स, तो भी करेक्ट है। और अगर आपने कहा राम्स एंड राम एंड श्याम्स, तो ये भी करेक्ट। बात को समझिए, जब आपके सामने दो या दो से अधिक नाउन्स एंड से जुड़कर आए और उनके साथ आपको पोजीशन या रिलेशन को एक्सप्लेन करना है, तो आप अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग चाहे तो कॉमन मानकर एक बार भी यूज कर सकते हैं और अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है कुछ, ठीक है। देखिए जरा, अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो ये ज्वाइंट पोजीशन अथवा रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। और अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो ये सेपरेट पोजीशन या रिलेशन को दिखाता है। बस मामला ही समझिएगा। तुम मुद्दा फिर कहां आके टिक गया, आपके पाले में गेंद आ गई। आप कहना क्या चाहते हैं, अगर ये दोनों लोग क्लोजली कनेक्टेड हैं, ज्वाइंट रिलेशन है या ज्वाइंट पोजीशन है, तो आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कॉमन मानकर सिर्फ एक बार करेंगे, ठीक। और अगर यहां पर ये दोनों अलग हैं, सेपरेट हैं, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों के साथ करेंगे। अब इस बात को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल की ओर चलना पड़ेगा। देखिए जरा, जैसे इसको संभाल लीजिएगा, तो मैं आपको लेके चलूं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मैंने कहा कि राम एंड श्याम्स फादर, ये देखें राम और श्याम के पिता, राम श्याम के पिता। अब यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग एक बार लगने का मतलब है कि राम और श्याम दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, रियल ब्रदर्स हैं। वो दोनों ही एक ही पिता के पुत्र हैं। दोनों के बीच जो संबंध है वो ज्वाइंट रिलेशनशिप को दिखा रहा है, इसलिए यहां पर खुश रहिए बच्चा मन्नू। देखिए जरा, इसलिए यहां पर देखिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग एक बार हुआ है, ठीक। अगर मैं इसको लिखूं, ये भी करेक्ट है। मैं ये भी कह सकता हूं राम्स एंड श्याम्स, अब यहां देखो फादर का हो जाएगा फादर्स,
अब देखिए, अब दोनों के साथ आपने प्रयोग कर दिया, तब ये सेपरेट रिलेशनशिप की बात कर रहा है, मतलब अब ये तय हो गया कि राम और श्याम सगे नहीं हैं। कुछ चचेरे हो सकते हैं, मौसेरे हो सकते हैं, फुफेरे हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों सगे भाई नहीं है, रियल ब्रदर्स नहीं है। अब यहां पर देखिए दोनों के साथ आया, तो ये भी करेक्ट है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब पजेसिव का प्रयोग कर रहे हैं ऐसी स्थिति में जहां दो नाउन्स या तीन नाउन्स एंड से जुड़े हैं, तो आप अब मान लो यहाँ पे तीन भाई होते तो राम कॉमा श्याम एंड मोहन्स फादर, इसका मतलब तीनों सगे भाई हैं, लेकिन राम्स मोहन्स एंड सोहन्स फादर्स या ब्रदर्स या मदर्स जो भी कहना हो, या स्कूल्स, तो फिर वो अलग अलग हैं। और आपने कहा कि राम एंड श्याम से स्कूल, इसका मतलब कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और आपने कहा कि हरी एंड रेखाज स्कूल या कॉलेज, इसका मतलब दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन हरीज एंड रेखाज, अब वहां कॉलेज का कॉलेजेज हो जाएगा, अर्थात दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ये, बोलिए। अब देखना जरा तो साहब, अब यहां पर समस्या क्या आती है कि आप जब इसको करने चलते हैं तो यहां थोड़ा सा टेक्निकल बात है। पहले इसको समझ लीजिए, तो फिर टेक्निकल बात में मैं आता हूं। एक जैसे उदाहरण में दे, मान लीजिए मैं एग्जाम में एक सवाल आ गया, ये सेंटेंस आ गया, निहारिका खुश रहिए, ठीक है। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आ गया कि जब ये ज्वाइंट पोजीशन होगा तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग एक बार करेंगे, अगर ये सेपरेट होगा तो दो बार करेंगे। अब मान लीजिए आपके सामने सेंटेंस आ गया कि आई deposited the money in Mohan's and Sohan's joint account। जल्दी से रिस्पॉन्स करो आप लोग कि जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है कि गलत, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। फटाफट जो लोग भी जुड़े हैं, 3-4 लोग दिख रहे हैं, जो भी हैं 5 लोग दिख रहे हैं, अंकित हैं, मन्नू हैं, निहारिका हैं, फटाफट। शुभम सोनी खुश रहिए, जरा बता दीजिए जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि भाई एपोस्ट्रोफी का प्रयोग। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई डिपॉजिटेड द मनी इन मोहन्स एंड सोहन्स ज्वाइंट अकाउंट, इज इट अ करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस? खुश रहिए, सब लोग खुश रहिए। एक तो यहाँ थोड़ा सिस्टम बदल गया है, मुझे आपके कमेंट्स मोबाइल में पढ़ना पड़ता है, तो अच्छा निहारिका कह रही है कि अकाउंट्स होगा, चलो, तो निहारिका का कहना है कि इसमें एरर है और एरर यहां पर है, और कोई? जल्दी से, अब यहाँ सिस्टम थोड़ा बदल गया, मुझे मोबाइल में देखना पड़ता है तो अटपटा लगता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। और कोई उत्तर दे जल्दी से कि ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट, अगर इनकरेक्ट है तो करेक्शन कहां करने की जरूरत है? जल्दी जल्दी, ये प्रैक्टिस बैच नहीं, ये क्लास है, हम लोग को खत्म भी करना है चीजों को। थोड़ा सा ये बात आ गई कि आप समझ पा रहे करें, इसलिए मैंने जो है सवाल रख दिया है ना। किसमें एरर है कुछ बताओगे अंकित? अच्छा निहार का एक चीज समझो, आपका उत्तर देखने के लिए इसके पीछे हम लोग चलते हैं।
इसके पीछे वाले पेज पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अगर दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों, तो अगर दोनों ज्वाइंट पोजीशन या रिलेशन की बात करेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग केवल लास्ट वाले के साथ होगा, और अगर वो सेपरेट पोजीशन रिलेशन की बात करेंगे तो फिर दोनों के साथ होगा, है ना। तो मम्मी पापा, पति पत्नी, भाई बहन के आजकल ज्वाइंट अकाउंट्स भी खोले जाते हैं। अब ये बताओ कि जब क्वेश्चन पे आ जाइए, अब अपना जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आई डिपॉजिटेड द मनी इन मोहन एंड सोहन्स ज्वाइंट अकाउंट। जब ये ज्वाइंट अकाउंट है, अकाउंट तो एक ही ना होगा, उसके होल्डर दो हैं ना, इसलिए गलती कहाँ है, यहां पर है। ये जो मोहन्स है, यहां एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। शुभम, यस, मोहन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये ज्वाइंट अकाउंट है, ठीक। तो इधर यहां पर है, यहां पर नहीं होगा, एक बार ही यहां, केवल यहां एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। करेक्ट। चलो, अब जब ये बात सब मतलब साबित हो गई कि अगर ज्वाइंट होगा तो एक बार करेंगे और सेपरेट होगा तो प्रत्येक नाउन के साथ करेंगे, जितने आए होंगे दो तीन। यहां पर दुविधा कहां आती है, दुविधा ये आती है कि जैसे मान लीजिए अब मैं लिखूं कि मैंने ये सेंटेंस लिखा कि कबीर एंड रहीम्स पोइट्री। अब फिर मैं लिखूं कबीर्स एंड रहीम्स पोइट्रीज। तो इन दोनों में से किस फ्रेज के साथ आप जाएंगे, कौन सा इसमें से आपको करेक्ट लग रहा है, कौन सा इनकरेक्ट। जल्दी से बच्चा लोग, अब आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया, ये समझा दिया गया कि एंड से दो नाउन जुड़ेंगे तो अगर दोनों सेपरेट होंगे तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, अगर वो ज्वाइंट होंगे तो एक के साथ करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब क्वेश्चन बनेगा तो अब देखो थियोरी से प्रैक्टिकल में हम चल रहे हैं, क्योंकि ये नाउन से जुड़ा हुआ है। फिर नाउन के सवाल में नाउन का समग्र अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अब मान लीजिए ये दोनों फ्रेज आ गए एग्जाम में, कि इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। तो आप बताएं इनमें से किसको चुनेंगे आप। एक जवाब डिलीट कर दी, चलो सेकंड सही है। सेकंड कह रहे हैं, मन्नू भी सेकंड कर रहे हैं। अंकित सो गए क्या आप, सेकंड ना। अब देखो जरा, अब कैसे आप जब क्वेश्चन करने चलते हैं, ठीक है ना, कि मैं दूर हूं आपसे, लाइव चल रहा हूं, तो यहां से डांटने का भी कोई मतलब नहीं है, सामने होते थे एक बार धमका भी देते। ये दोनों के दोनों गलत है। आप नाउन के क्वेश्चन अब कर रहे हैं ना, तो पिछले जो कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट्स को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों गलत है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि भाई कबीर सिकंदर लोदी के काल में होते हैं और रहीम अकबर के काल में। पूरा का पूरा दो खानदान है, एक अफगानी था जो सल्तनत काल में था और एक मुगल था।
सोचिए कितना बड़ा, सैकड़ों साल का अंतर है दोनों के काल में। तो कबीर और रहीम दोनों एक तो हो नहीं सकते। भाई रहीम अकबर के नौरत्नों में से थे और कबीर सिकंदर लोधी काल में हुए। मसारी है। तो इन दैट केस इन दोनों के बीच, अच्छा ये दोनों दो युग के हैं, दो कालों के हैं, इतिहास के दो खंड काल के हैं, इसलिए दोनों सेपरेट हैं, सेम नहीं हो सकते। इसलिए यहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग दोनों के साथ होना चाहिए। पहला में गलती ये है। अब दूसरे में कहोगे सर जी तो यहां पर तो इस दोनों के साथ आपने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है, बिल्कुल ठीक बात है, किया है। लेकिन यहां आ जाओ मुन्ना मुनिया लोग, पोइट्री is an uncountable noun, pure abstract noun है। You cannot write poetries, sceneries, furnitures। अभी नंबर पे चले जाइए, नंबर की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले, नंबर और जेंडर पढ़ते पढ़ते किस तक पहुंचे हैं ना। तो जाहिर सी बात है कि आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, पूरा समग्र दृष्टि रखिए, गिद्ध की तरह इतनी ऊंचाई से देखो, अपना शिकार जमीन पे देख लेता है वो। तो यहां पर ये तो यहां गलती है कि दोनों में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, नहीं हुआ है, रॉन्ग। यहां पर गलती ये है कि आप दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन पोइट्री का बहुवचन नहीं होता। इसलिए आप यहां या तो पोइट्री लिखो या तो आप पोम्स लिखो, या तो पोम्स या तो पोइट्री, पोइट्रीज नहीं हो सकता। समझ में आई बात? क्लियर है ना? बोले तो दोनों ही रॉन्ग है। सही क्या होगा कि रहीम्स एंड करीम्स पोइट्री अथवा पोम्स। अब ये ठीक है। ठीक, अब ऑप्शन में क्या होगा, चूंकि एग्जाम में लिखित परीक्षा हो तो बिंदास लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव हो तो सही ऑप्शन चुन लीजिएगा, बेवकूफाना हरकत नहीं करना है। क्लियर? आगे चला जाए। देखिए एक चीज और, इस कॉन्सेप्ट पे जब सवाल बनेंगे तो एक तमाम चीजें हो सकती हैं जहां पे बेवकूफाना हरकत हो सकती है। अब यहां पे ध्यान क्या रखना है, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने के लिए ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है बच्चा कि एंड से दो नाउन जुड़ेंगे तो सेपरेट और ज्वाइंट की बात करेंगे। सेपरेट की बात करेंगे तो सबके साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगी, ज्वाइंट की बात करेंगे तो सिर्फ लास्ट वाले के साथ आएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे समझना क्या है कि कुछ ऐसे पेयर आपको मिलेंगे जो सेपरेट भी हो सकते हैं और ज्वाइंट भी। जैसे अभी आपने राम्स और श्याम्स की बात की, राम और श्याम सगे भाई हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो आप उनको आवश्यकता अनुसार अलग भी दिखा सकते हैं और ज्वाइंट भी दिखा सकते हैं। जैसे आप कहें कि रहीम्स एंड करीम्स, ठीक है, शॉप्स या बेकरीज, तो अब क्लियर हो गया कि रहीम की अगली अलग बेकरी है, करीम की अलग बेकरी है। फिर मैं ये कहूं कि रहीम एंड करीम्स बेकरी, तो तय हो गया कि बेकरी एक ही है, उसके दो पार्टनर हैं, एक रहीम है एक करीम है। लेकिन रहीम्स एंड करीम्स तो क्या जाएगा, बेकरी, अर्थात अगल बगल दो बेकरी की दुकानें हैं, एक रहीम की एक करीम की, तो यहां पर दोनों संभव है, सेपरेट भी ज्वाइंट भी। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए जैसा आपने देखा कि यहां पे सेपरेट तो होगा, ज्वाइंट नहीं हो सकता, तो देखिए यहां पे ज्वाइंट नहीं, कभी ज्वाइंट हो ही नहीं सकते, है ना। लेकिन तब गलती कहां हो गई, आने वाले नाउन के साथ। भाई सेपरेट होगा तो नाउन प्लूरल होगा, लेकिन नाउन प्लूरल कब होगा, जब काउंटेबल होगा। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जिसको हम प्लूरल में नहीं लिख सकते, तो सिंगुलर ही आएगा। ठीक है। एक बात और, यहां पे अब आपको जो जो नंबर के सवाल है, अब देखो जरा एक और एग्जांपल देखो। अब मैं कहूं कि मोहन एंड सोहन्स कैटल, और फिर मैं कहूं कि मोहन्स एंड सोहन्स कैटल, ये दोनों करेक्ट है। जैसे ही आप यहां कैटल की जगह
कैटल्स लिखोगे बच्चा, गलत क्यों? क्योंकि कैटल अनमार्क्ड पोल्डल है ना, कैटल अनमार्क्ड पोल्डल है। तो अब देखो जरा, अब यहां पे मोहन एंड सोहन्स कैटल, वो कैटल का मतलब मवेशी ही होता है, जहां भाई जो पालने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो मवेशी हैं, ढेर सारे जो जानवर हैं, गाय बैल भैंस बकरी, वो दोनों मिल के पाले हैं। मोहन और सोहन दोनों हो सकता है कई घर के हो। और यहाँ पर मोहन के अपने मवेशी हैं, सोहन के अपने मवेशी हैं। तो ये अब देखो, ये हमेशा पोल्डल ही होता है। हम कैटल शब्द का प्रयोग ही तब करेंगे जब आपके पास एक से अधिक पालतू पशु हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, ऊंट हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, है ना। तो ये कभी सिंगुलर होता ही नहीं है। अब यहां जो नाउन आएगा हमेशा सिंगुलर थोड़े ही होगा। भाई मान लो कि 3 भाई हैं, तीनों भाई ने मिलकर जो है 4 घर खरीदे हुए हैं, उनके पास एक से अधिक घर है, तो आप कह सकते हो ना कि मोहन एंड सोहन्स हाउसेज। वहां नाउन का सिंगुलर प्लूरल होना कंडीशनल है, जरूरी नहीं है कि वहां पर वो सिंगुलर ही होगा। फादर मैंने इसलिए लिखा था कि माँ बाप एक ही होते हैं, 5 बेटे हो तो एक ही पिता होंगे ना, तो वहां फादर, और अगर अलग अलग है तो अलग अलग पिता होंगे। तो फादर फादर संभव है, लेकिन हाउस भी हो सकता है, यहाँ पर हाउसेज भी हो सकता है। मान लीजिए कि किसी 2 भाई के 5 घर हैं, पांचों लोग मिलकर बनाए हैं, अलग नहीं हुए हैं। तो जब कहोगे कि मोहन मोहन एंड सोहन हाउसेस, इसका मतलब है कि मोहन सोहन मिल ने कई घर खरीदे हैं। अरे मोहन एंड सोहन हाउस भी हो सकता है, अब मोहन एंड सोहन हाउसेस भी हो सकता है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं? वहां नाउन का सिंगुलर प्लूरल होना कंडीशनल है बेटा जी लोग, वो डिपेंड करेगा, समझने वाला समझ जाएगा। ठीक है, बस वहां ध्यान क्या रखना है कि सिंगुलर प्लूरल होने में, अगर वो काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कितना है। लेकिन अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे पोइट्रीज नहीं होगा, सीनरीज नहीं होगा, इतना क्लियर। अब कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो प्लूरल ही होते हैं, अनमार्क्ड होते हैं। डियर, अब डियर सिंगुलर प्लूरल दोनों है, शिप सिंगुलर प्लूरल दोनों है। आप ए शिप भी लिख सकते हैं, 2 शिप भी लिख सकते हैं, शिप्स नहीं होगा। आप और डियर कहेंगे, 5 डियर कहेंगे, डियर्स नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना होगा। और कुछ ऐसे भी होंगे जैसे कैटल, कटलरी ना, फ्लीट, ये हमेशा प्लूरल ही होते हैं, सिंगुलर नहीं होते। तो जब आप इनको लिखेंगे तो सिर्फ आपको एपॉस्ट्रोफी एस पे ही फोकस नहीं करना है। अब ये जुड़ेंगे किसी से, आप पोजेशन बता रहे हैं, रेशन बता रहे हैं, तो सामने कोई नाउन आएगा, उस नाउन के नेचर का भी ध्यान रखना है कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, वो उसका सिंगुलर बनेगा कि नहीं बनेगा, वो वेरिएबल प्लूरल है कि इनवेरिएबल प्लूरल है। वेरिएबल प्लूरल का मतलब जिसमें आप कुछ जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं, और कुछ इनवेरिएबल मतलब जिसमें आप कुछ जोड़ नहीं सकते, जैसे कैटल है ना। इनको संभालते हुए आपको क्वेश्चंस करने होंगे। बात पहुंची आप तक? बोले हाँ, कुछ कह रहे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग संचित बाबू, ठीक है। बोले जरा आप लोग प्रतिक्रिया देते रहे। अच्छा अंकित चलिए ठीक है, आइए देखिए जरा। तो एक चीज और, यहां एक सवाल और, जिससे एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, इसको भी देख लो तो आगे बढ़ा जाए। अब मैं कहूं कि तो कैसे लिखूं, एक जैसे आ, हाँ, जैसे मैं कहूं कि द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, देखो, द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द वो क्या कहते हैं, हाँ, एंड द, सवाल भी सोचने पड़ते हैं ना बच्चा लोग,
and the chairpersons, the chairperson, रुक जाओ, नहीं, the chairperson of नीति कमीशंस विजिट। ये जो मैंने फ्रेज लिखा है बच्चा लोग, आप बताओ मैंने सही लिखा है कि गलत? द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द चेयरपर्सन ऑफ नीति कमीशंस विजिट। टेल मी, ये फ्रेज जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है कि इनकरेक्ट? यार क्या करें, गलत है। क्यों गलत है, एक्सप्लेन कर दो जरा। रॉन्ग क्यों है, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मुझे संतोष मिलेगा ना कि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। हाँ, सब लोग कह रहे हैं गलत है, गलत है, बट व्हाट इज रॉन्ग, मुझे थोड़ा सा इशारा करो कि इसमें गलत क्या है। तो एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या गलत है, मैं समझ जाऊं कि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। विजिट्स होगा, संचित कह रहे हैं, अच्छा ठीक, एक आंसर आया संचित का। नीति आयोग का चेयरमैन पीएम ही होता है। वेरी गुड अंकित। अब ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न, द क्या है, एक ही पर्सन के लिए आया है, इसलिए वेरी गुड। अब देखो मैं यही कह रहा हूं, कंपटीशन की तैयारी, अब ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट में कहते हो ना कि सर जी जब पढ़ाते थे क्लास में इतना सारा एग्जाम्पल क्यों देते हैं, इसीलिए देते हैं, भाषा के विद्यार्थी को ऑलराउंडर होना चाहिए। अब आपको पता है जो आज नीति आयोग है, किसी जमाने में ये योजना आयोग हुआ, है ना। और साहब भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली पुराने योजना आयोग और नए नीति कमीशन का पदेन अध्यक्ष हो जाता है, उसका चेयरमैन हो जाता है। तो वास्तव में ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, सेम हैं, अलग अलग नहीं हैं, इसलिए ये वाला एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। संचित विजिट्स नहीं, विजिट ही रहेगा वो, ये वाला नहीं आएगा। यहाँ ए, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, सॉरी, ये वाला नहीं आएगा, ये तो रहेगा। जस्ट ए मिनट, अति उत्साह में यहां पर जो एपोस्ट्रोफी एस है इसका प्रयोग नहीं होगा, केवल यहां पर एपोस्ट्रोफी एस आएगा एक के साथ, लास्ट वाले। सही सेंटेंस क्या होगा कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द चेयरपर्सन ऑफ नीति कमीशंस विजिट। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो देखो पढ़ने पढ़ाने में परिश्रम कितना है, मैंने आपको रूल बता दिया था, एग्जाम्पल दे दिया था, मैं वहीं से आगे बढ़ जाता, अब तक एक दो नियम और पढ़ा दिए होते। लेकिन पिछले 10 मिनट से मैं आपके साथ जूझ रहा हूं, नूरा कुश्ती लड़ रहा हूं। किस लिए? क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन को सेव नहीं करना है, तैयारी का मतलब थियरी और प्रैक्टिकल। और जैसा कि मैंने वादा किया था, अंकित जुड़े हुए हैं और भी जो बच्चे जो है कि अब भाई अभी किसी ने पूछा है कि ऑफलाइन कोचिंग कहाँ चल रही है, तो बच्चा सिलेक्शन के बाद बड़ा मुश्किल हो रहा था चीजों को संभालना, और लोग समझ में नहीं पा रहे थे। जिस जज्बे से और जिस मानदंड से मैं पढ़ाता हूं,
अब अपनी कोचिंग संभालना मुश्किल था, 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, तो मैंने अपना तो विड्रॉ कर लिया। फिर सोचा कहीं और देखा जाए, लेकिन नहीं बात जमी। मेरे जो अपने मानदंड हैं, जो तरीके हैं, उसमें फिट नहीं हुआ मैं लोगों के साथ। फिलहाल मैं ऑनलाइन ही हूँ। हमारे जो 10-12 बच्चे हैं, उनको मैंने वादा किया कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ा दूंगा। तो आज तो चूंकि कल क्लास नहीं ले पाया, कहीं चला गया था, तो सोचा कि आज उसकी भरपाई कर लूं। तो रोज शाम को 5:30 से 7 का हम लोग रखे, 1.5 घंटे रखे, 1.5 घंटे ऑनलाइन ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक अप्रॉक्स मान के चलो कि 60-70 मिनट की क्लास चलती है, ठीक है। और वहां मैं सीक्वल से अभी नाउन चल रहा है, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब चीजें मैं इनको पढ़ाने का वादा किया हूँ, क्योंकि इनसे मैंने प्रॉमिस किया था। आज ये ऐसे संडे का दिन है तो चल गया, संडे के दिन छुट्टी रखना ही बेहतर है, बच्चे भी रिलैक्स करें। आज मैं परेशान कर दिया इन लोगों को। ये जो क्लास है ये एवरीडे 5:30 से चलती है ना। अच्छा, टाइम को लेकर के मान लीजिए थोड़ी बहुत परेशानी है तो ऊपर नीचे हो सकता है, वो बात कर लिया जाएगा। 5:30 की जगह अच्छा हो सकता है, आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों का शेड्यूल होता है, तमाम और भी क्लास करते हैं, कोई ऑनलाइन करता है, कोई कहीं जाता है। इसलिए तय कि जिस समय मैं अपनी कोचिंग चलाता था उसी टाइम पे पढ़ाऊं तो सबको सुविधा रहेगी। वो टाइम हमको लोग दिए हुए हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहें, जो भी जुड़ना चाहें, तो एवरीडे 5:30 शाम को, ठीक है। अब ऑफलाइन इस समय मैं कहीं नहीं हूं, आगे भविष्य में मैं नहीं जानता, लोगों को जरूरत पड़ी, शहर को जरूरत पड़ी, शहर को काफी कुछ दिया है मैंने, कोशिश की है देने की अपनी औकात भर। अगर शहर को जरूरत होगी तो फिर कोई बुला लेगा। फिलहाल मैं अभी यही हूं आपके साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है बेटा, देखता हूं कहीं कुछ। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। और बाकी कहीं ऑफलाइन अगर मैं जुड़ा तो यहाँ जुड़े रहिए। ऑफलाइन कहीं बात आती है तो इस सत्र में, अब तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल आप यहाँ आ सकते हैं एवरीडे 5:30 इन द इवनिंग, ठीक। आ जाओ जरा। तो ये ध्यान रखना है कि जब एक से अधिक नाउन एंड से जुड़ेंगे तो आप ऐसे इनको ट्रीट करोगे, ठीक है। आ जाओ। अब सवाल उठता है कि अब तक जो चर्चा थी क्या थी। अब तक की चर्चा थी कि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम करते कैसे हैं। अब सवाल है कि इसका प्रयोग हम कब करें और कब ना करें। अब तक था कि हाउ टू यूज एपोस्ट्रोफी एस, ये सारी, इसके पहले का भी। अच्छा, मैं इस वीडियो को एडिट करके डाल भी दिया करता हूं बाद में, तो आप जो कुछ कम समझ में आए बाद में देख करके हमसे आप जुड़ सकते हैं कमेंट के द्वारा, ठीक है। अब सवाल है कि हम इसको करें कब। एक बेसिक बात जानिए। बेसिक बात यह है कि एपोस्ट्रोफी एस या जेनिटिव केस का प्रयोग यूजुअली लिविंग थिंग्स के साथ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं। इस बात को समझना जरूरी है कि ये जो जेनिटिव है, इसको हम जेनिटिव भी कहते हैं। जेनिटिव इज यूजुअली यूज्ड विथ लिविंग थिंग्स, लिविंग, ठीक है। जो सजीव होते हैं उन्हीं के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं बच्चा। जनरली, मैं जनरली बार बार कह रहा हूं, यूजुअली कह रहा हूं मैं। यूजुअली लगने का मतलब है कि कहीं कुछ लोचा है। यूजुअली इसका प्रयोग, जेनिटिव का प्रयोग हम लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करते हैं। पहले इस बात को समझ लीजिए, फिर अपवाद आएंगे। पहले नियम की बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए जरा, अब इसको देखो बेटा, अभी पढ़ लो क्लास, बस कितनी जो है पढ़ लीजिए। बाकी चीजें ना आप जुड़े रहेंगे तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी। पहली बात तो ये कि जो लोग यहाँ अभी नए जुड़े हैं, उनको एक काम करना है, ठीक है, कि थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं। ये पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसका, इस नोट्स का पीडीएफ भी मैंने वहां डाल रखा है। आप जो कोचिंग थी अपनी, थी क्या है, अभी चल ही रही है। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूं तो जिंदा ही रहेगी जब तक मैं जिंदा रहूंगा। तो टेलीग्राम पे जाइए
और उत्थान द राइजिंग के नाम से, ठीक है, वहां पे अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहां आपको तमाम स्टडी मटेरियल्स, वीडियोस, ठीक है, जैसे मैं अभी इसके पैरेलल नरेशन के वीडियो भी बना के डाल रहा हूं, है ना, तो नरेशन के वीडियोज वहां आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज की अभी जो मैं नाउन पढ़ा रहा हूं, तो अब तक जो मैंने पढ़ाया है इसका पूरा नोट्स पीडीएफ मैंने वहां डाला हुआ है, ठीक है, क्लास नोट्स। आप उसको लेकर के उसको देखें, समझें, और ये मैं पढ़ा ही रहा हूं तो आपका नोट्स दुगना हो जाएगा। ये मैं पढ़ा रहा हूं, साथ में इसका रिटन मटेरियल उत्थान द राइजिंग के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, आप जाकर सब्सक्राइब करें और वहां से आप मटेरियल ले लें। जिस नरेशन मैं पढ़ा तो नरेशन का नोट्स भी मैं वहां डाल दूंगा वहां से, तो वो रिटन हैंड रिटन आपको आपको मतलब रिटन मटेरियल भी मिल जाएगा और प्लस में क्लास ले रहा हूँ। नरेशन के वीडियोस पढ़ते हैं, इसकी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जैसे इसके बाद मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, डिटरमिनर पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, तो सबका क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, मैं पढ़ाता जाऊंगा, वहां पे आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, हैंड रिटन, और यहाँ पर आपको लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है। बेचैन होने की जरूरत नहीं है, पहले जुड़ो इतनी जल्दी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, एक दो क्लास से तय नहीं करना है, पढ़ते रहिए, इसका कुछ लगना नहीं है, मैं रोज आपको मिलूंगा मुफ्त में। 2-4-10 क्लास के बाद लगे कि नहीं सर से ही पढ़ना है और सर काम की चीज है, तो फिर किस दिन मुलाकात भी हो जाएगी, चीजें समझ लिया जाएगा। इसी शहर में हूं मैं, ठीक है। आओ जरा मुद्दे की बात करें। अब कहने का मत क्या है कि अगर आपने कहा कि अ कैट्स टेल, तो करेक्ट है। आपने अगर कहा हॉर्सेस हेड्स, तो करेक्ट है। ये ध्यान रखिएगा, ये चर्चा हो चुकी है पिछली वीडियोस में, सब पड़े हुए हैं चैनल पे, कि जब प्लूरल नाउन एस में एंड करता है तो केवल एपोस्ट्रोफी आती है, एस का प्रयोग। देखो तो हॉर्सेस हेड्स, देखो ये भी करेक्ट है ना। आप कहोगे चाइल्ड्स प्ले, देखिए चाइल्ड्स प्ले, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो चाइल्ड भी लिविंग है, हॉर्स भी लिविंग है, कैट भी, मैं लिविंग की बात कर रहा हूं, मैं मनुष्य और जानवर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर उसमें प्राण है तो प्रयोग होगा, लेकिन अगर आपने कहा कि टेबल्स लेग्स, तो ये गलत है। अगर आपने कहा, ठीक है, माय, जो कि अक्सर आप कहते हैं, अगर आप, हमारी आदत है, हमारी वो एक्सरसाइज बुक पे भी लिखा होता है कि माय स्कूल्स नेम, रॉन्ग है बच्चा जी लोग, बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपने कहा क्योंकि यहां पे स्कूल नॉन लिविंग है, टेबल नॉन लिविंग है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले कब हम एपोस्ट्रोफी और कब हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, इसकी चर्चा के बाद अब जो मूल बात है कि हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना चाहते हैं, तो कहां करें। तो सामान्यतः ये नियम है, सामान्य बात ये है कि जब वो लिविंग थिंग होगा तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, नॉन लिविंग थिंग होगा तो नहीं होगा। और हमारी एक आदत है कि हम जहां पाते हैं वही यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है कि हर जगह इसका प्रयोग नहीं होगा, इसलिए स्कूल्स नेम ना, या टेबल्स लेग, आप जैसे पटक से चेयर्स हैंड नहीं कह सकते क्योंकि वो नॉन लिविंग है। लेकिन इंग्लिश भाषा ग्रामर का ही तो जादू है, अगर यहां पर एक्सेप्शंस ना हो तो मजा नहीं है। ये सच है कि हम लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करते हैं। तो दो बातें, एक तो आप ये पूछ सकते हो, पूछना चाहिए, मन में प्रश्न उठना चाहिए कि सर तो फिर निर्जीवों के साथ रिलेशन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं। तो जवाब ये है कि जब हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनके बीच रिलेशन दिखाना हो, तो हम या तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इधर वी यूज ऑफ बिटवीन देम, और
we put them side by side in such a way that one starts modifying the other noun. It means it becomes an adjective without any hyphen, without of. आप ध्यान से सुनना, अभी मैं लिख के भी दिखाता हूं। ये तो आप क्या कहोगे, देखो यहां पे कि माई स्कूल्स नेम की जगह क्या कहोगे, द नेम ऑफ माई स्कूल, द नेम ऑफ माई स्कूल, या माई स्कूल नेम, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा। या तो आप कहो स्कूल नेम, या तो कहो द नेम ऑफ माई स्कूल्स, स्कूल, स्कूल्स नेम नहीं होगा। आप कहोगे, आप क्या कहोगे कि गार्डन फ्लावर्स, गार्डन फ्लावर्स मतलब बगीचे के फूल, या द फ्लावर्स ऑफ गार्डन। सुना आपने? आप तमाम ऐसे जो कंपाउंड नाउन बनाते होंगे बेटा जी लोग, देखो कि बहुत अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना है कि कुछ के साथ ऑफ और एडजेक्टिव वाला तरीका दोनों सूट करता है। जैसे आप कह सकते हो कि जैसे कि स्कूल नेम या द नेम ऑफ माई स्कूल, कुछ जगहों पे वो जो, अब आप जब इसको बनाओगे ना तो कहीं पे ऑफ वाला अच्छा लगेगा और कहीं पे बिना ऑफ वाला अच्छा लगेगा। अभी आपको दिखा, जैसे कि आप कहते हो डोर बेल, देखो डोर्स बेल नहीं, डोर बेल। अब डोर बेल की जगह द बेल ऑफ डोर कहना कितना खराब लग रहा है ना, सही कह रहा हूं ना, बोलो। तो आपको ध्यान रखना है, डोर बेल, रिस्ट वॉच, वाटर पंप, हैंड बैग, इन सब में क्या हो रहा है, संबंध बन रहा है। हैंड बैग, जो बैग आप है ना, बोलो, तो आप कहते हो कि रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, क्लासरूम, सुन रहे हैं आप? अब इसमें देखिए ना एपोस्ट्रोफी आएगी ना ऑफ आएगा। अब इसको ऑफ से लिखना गंदा भी लगेगा, तो ये नियम बनाया गया कि आप या तो ऑफ का प्रयोग कर लो, या तो दोनों नाउन को अगल बगल रख दो, एक दूसरे को मॉडिफाई करने लगेगा, वो एडजेक्टिव का कार्य करेगा और संबंध स्थापित हो जाएगा। वहां कुछ करना नहीं है, अब आपको डिसाइड करना है। और ये हैबिट की चीज है, लिखते लिखते बचपन से आप बहुत से ऐसे फ्रेज लिखते होंगे, कंपाउंड नाउन लिखते होंगे, आप जानते भी हो। अब जो जहां सुंदर लगे, जहां ऑफ सुंदर लगे वहां ऑफ का प्रयोग करिए, और जहां ऑफ सुंदर ना लगे, साउंड अच्छा ना करे कान को, वहां अगल बगल रख दीजिए। इज दैट क्लियर? बोले। अभी आपको समझना है कि कैसे आप करोगे दोनों के बीच के संबंध को ना। जैसे आप कहोगे, कुछ एग्जांपल लीजिए, आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे द डोर ऑफ द कॉटेज, ये देखो। या आप ऐसे कह सकते हैं, क्या, द कॉटेज डोर, ये देखो, सिंपल सी बात है। तो आप इस रिलेशनशिप को ऐसे दिखाएंगे। अगर निर्जीव है, निर्जीव निर्जीव का आप संबंध दिखा रहे हैं, तो या तो आप ऑफ का प्रयोग कर लीजिएगा, या तो अगल बगल रख दीजिएगा। हाँ, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये ऑफ और अगल बगल हर जगह सूट नहीं करेगा, कहीं सूट करेगा, कहीं कह सकते हो कि द फ्लावर्स ऑफ समर ना, या आप ये भी कह सकते हैं क्या, कि द समर फ्लावर्स। सुन रहे हैं आप? दिस इज द राइट वे। निर्जीवों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करने की गलती मत करिएगा। या तो आप अगल बगल रख दो। अब देखो क्या हो रहा है, अब जो समर है इस फ्लावर को मॉडिफाई करें। कौन से फूल? जो गर्मियों में खिलते हैं। कौन सा दरवाजा? जो कॉटेज में लगा हुआ है, कॉटेज का दरवाजा, छोटा स्मॉल हाउस, पहाड़ों पे जो बनते हैं उनको कॉटेज कहते हैं। आपको पता है, कृष्णा कॉटेज पिक्चर भी आई थी, सोना सोना तन्हा तनु, गाना याद है ना, बड़ा हिट हुई थी, श्रेया घोषाल की आवाज में है शायद ना। तो वो कृष्णा कॉटेज पिक्चर का नाम था, याद है ना। तो ये जो है पहाड़ों पे जो छोटे छोटे घर बनते हैं, खासकर इंग्लिश लिटरेचर में, कविताओं में कॉटेज खूब आता है ना। ऐसे लिखिएगा। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग निर्जीवों के साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ, इनएनिमेट थिंग के साथ नहीं किया जाता। मैं पहुंचा आप तक कि नहीं पहुंचा? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तब बीच बीच में हूं हां करते रहो, तुम सो जाते हो, हमको समझ में नहीं आता। मैं अकेले, हम अकेले बंद कमरे में जो है, मुझे भी जो है
ठीक। चले आगे बढ़ा जाए। अब देखो, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि निर्जीवों के साथ नहीं होता, लेकिन आपको ये समझना है बच्चा कि इसके एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? कि जैसे ही मैंने ये कहा कि आप ऐसे लिखोगे, लेकिन अगर आप लिखते समय ध्यान क्या रखना है कि वहां पे ऐसा कोई रिलेशन आ रहा है जहां पर समय की बात हो, टाइम की बात हो। अगर वहां पे टाइम है, ठीक ना, स्पेस है, वेट है, वैल्यू है। अब देखिए जरा कि कोई भी आप यूज कर रहे हैं कि ना, कि नाउन्स, नाउन्स डिनोटिंग, नाउन्स डिनोटिंग क्या डिनोटिंग? देखो, टाइम, स्पेस, वेट, वैल्यू। अब ये देखें, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की कि निर्जीवों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग पोजीशन या रिलेशन के लिए नहीं होता है। तुरंत मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वो नाउन नॉन लिविंग है और उससे क्या प्रकट हो रहा है? टाइम का, स्पेस का, वेट का, वैल्यू का, तो फिर साहब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है ना। ना, कैन टेक एपोस्ट्रोफी एस। अब आप यहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, किया जाता है ना। जैसे फेमस फ्रेज है और खूब एग्जाम में आता है, क्या? अ स्टोन्स थ्रो अवे। देखिए दूरी बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है ना, इसमें स्पेस बता रहा है, वही डिस्टेंस मतलब स्पेस। देखिए इसका मतलब होता है पास में, नजदीक में। अब एक करेक्ट है बच्चा। अब यहां अगर आप एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपने यहां पर स्टोन लिखा केवल तो नंबर नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। सुना आपने? यहां पर अब केवल स्टोन आप नहीं लिख सकते, ठीक। एक तो ये ध्यान रखना है। आप कहोगे क्या कि ध्यान रखना कि टू, देखो, अ इयर्स लीव, एक वर्ष का अवकाश। यहां ध्यान दे बच्चा, देखो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है जबकि ये भी दोनों निर्जीव है ना, लेकिन देखो हुआ है क्यों? टाइम बता रहा है, स्पेस बता रहा है, वेट आप कहोगे। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो समय वाला मामला है ना, थोड़ा यहाँ पे एक टेक्निकल बात है। पहले इतनी बात को ठीक से आप सहेज लो तो मैं आगे चलूं और आपको मजा आ रहा है कि नहीं। मैं अपना संडे दे रहा हूं, है ना, इसके लिए सुबह सुबह जल्दी जल्दी, भाई हफ्ते में एक दिन होता है कि थोड़ा आराम से लेट से उठो, आराम से नहाओ धो। लेकिन अब चूंकि मेरे दिमाग में था कि आज क्लास लेना, तो जल्दी जल्दी उठा हूं, नहाया हूं, पूजा किया हूं आपके सामने। तो पहले बताओ कि आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, आप तक बात ठीक से पहुंच रही है। और मैं कोशिश करता हूं कि ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन लगे कि मैं आपके सामने ही हूं, तो ऐसा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बीच में टिप्पणी कर दोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग बिल्कुल शांत हो गए हो, बाकी लोग हैं कि चले गए हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा है। 5 थे 4 हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। देखना जरा, पहले ये देखो, ये जो है जहां पे वैल्यू होगा, स्पेस होगा, टाइम होगा, ठीक है, वहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। इसलिए देखो यहाँ पे अ ईयर्स, अ ईयर नहीं, अगर आपने यहाँ ईयर्स की जगह ईयर लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समझो बात को, यहां एक टेक्निकल बात है, जरा उसको मैं बताना चाहता हूं, तब बाकी का भी एक दो एग्जांपल दे दूं, तब आगे बढ़ा जाए, है ना। बताऊं इसे, देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि आपको एक
कॉन्सेप्ट नंबर में बताया गया कि जब कोई प्लुरल नंबर किसी नाउन के पहले आता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो उसके बाद का नाउन होता है वो हाइफन लगने पे सिंगुलर होगा, हाइफन न लगने पे प्लुरल होगा, है ना। जैसे 2 इयर्स, ठीक, सॉरी 2 इयर्स, इसको हम 2 ईयर भी लिख सकते हैं। इस 2 इयर्स को हम 2 ईयर भी लिख सकते हैं। ऐसे हाइफन लगाने पे जो नाउन होता है ये सिंगुलर हो जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि इसका प्रयोग हम करते कब है? क्या जब चाहे तब कर लेंगे? नहीं, जब इसका प्रयोग, ये जो हिस्सा है, एक एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में किसी नाउन की विशेषता होता है। अर्थात जैसे कहना हो कि 2 वर्षों का अवकाश, तो आप कहोगे अ 2 ईयर लीव, देखिए 2 वर्ष का अवकाश, अ 2 ईयर लीव, ठीक। अब इस बात को आप चाहें, यहां पर देखिए मैंने अपॉस्ट्रोफी एस, अच्छा मैंने यहां पे लगा दिया, अ 2 इयर्स लीव, ठीक, अ 2 इयर्स लीव। अब देखो यहां पर 2 आया, हाइफन आया तो ये सिंगुलर हो गया और अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो गया। या आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं अ 2 ईयर लीव। या ध्यान दीजिएगा, ये दोनों करेक्ट हैं। आप जब इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे तो यहां पर ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है इसका ओमिशन भी हो सकता है और इसे हम लिख भी सकते हैं। सुना आपने, ये यहां से मुझे अच्छे से याद है 2016-17 की बात है। एक बच्चा सीपीएसआई का मेंस देकर आया, कुछ नंबरों से नहीं हुआ, उसका परेशान था और इसी तरह का सवाल आया था और वहां पे आंसर्स हुए apostrophe s को लेकर के। आयोग ने बिना apostrophe s वाला सही मान लिया था, बच्चे ने apostrophe s वाला लगा दिया था, आंसर की आया तो वहां पर अब वो परेशान, एक में हाइफन और बिना हाइफन। वो ऐसे ट्रायल करने आए, अब उस क्वेश्चन को लेकर कई जगह वो डिस्कस किए होंगे, शायद वो संतुष्ट ना हुए हो, और संयोग से मैं पजेसी भी पढ़ा रहा था और मैंने इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। बाहर निकले, कहे सर जी आपकी फीस बताइए, मैं आपके यहाँ कल एडमिशन लूंगा। हमने कहा अभी आज पहला दिन है, क्यों? आप कहे नहीं सर, इस प्रश्न को लेकर मैं 2-3 महीने से परेशान था और आप इसी को यहाँ कहा कि हम खोज पूछ रहे थे लोगों से और कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा था। सॉरी, मैं अपने मुख से अपनी बात बता रहा हूं और आप इसी बात को क्लास में पढ़ा रहे हैं। बस इतना काफी है मेरे लिए कि जिसको लेके जिज्ञासाएं हैं, लोग जो है मतलब उत्तर नहीं देते संतोषजनक, और आप उसको टॉपिक बना के नोट्स बनवा रहे हैं। मेरा ट्रायल हो गया, मुझे अच्छे से याद है, ये बात भूलती नहीं है। बच्चा बाद में हो भी गया, वो चयनित भी हुआ, मेहनती बच्चा था। तो ये देखो जरा कि ये सवाल बनेगा, तो यहां पर जब हाइफन लगा दोगे ना तो पहले तो ये सिंगुलर लिखा जाएगा, प्लुरल नहीं लिखा जाएगा। और यहां पर अब अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? संभाल लीजिएगा, ठीक ना। देखिए जरा, अच्छा, इसके बाद इसी तरह से वजन की बात हो तो आप कहोगे ना, आप कहेंगे कि a pound's weight, POUNDS, pound's weight, या ठीक है। अब यहां 2 याद कर जाएगा, 2। अब ध्यान देखना, pound's weight, इसका भी ख्याल रखिएगा कि अगर ये प्लुरल हो जाएगा तो केवल एपोस्ट्रोफी आएगी, तब एस का प्रयोग नहीं होगा। देखो 2 pounds, a pounds ना, किलोज, किलोग्राम्स, तो वहां पर भी आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे क्योंकि वेट की बात कर रहे हैं। स्पेस की बात हो, वेट की बात हो, वैल्यू की बात, तो वैल्यू वाले में ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू वाले के साथ वर्थ शब्द का प्रयोग जरूर होगा। जहां पे आप वैल्यू, प्राइस, मूल्य बताना चाहते हैं तो वहां पे वर्थ जरूर आएगा। आप कहोगे हाँ कि 2 रुपीज
वर्थ स्टैम्प्स, या ध्यान देना 2 रुपए मूल्य वाले टिकट, यहां पे ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग क्यों किया बच्चा? क्योंकि यहाँ टू आ गया तो ये नाउन प्लूरल हो गया। देखो रुपीज हो गया ना, तो रुपीज हो गया तो केवल एपोस्ट्रोफी आया। और ये वर्थ का लिखना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर यहाँ मैं टू की जगह 1 करूं, 1 रुपी, तो आप कहोगे कि 1, अब देखो अब ये कैसे लिखा जाएगा? अब ये ऐसे लिखा जाएगा 1 रुपीज वर्थ ना टॉफी, 1 रुपए वाली टॉफी। अब जा ध्यान दो, यहां पर चूंकि सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी एस आया, लेकिन यहाँ पे प्लूरल हो गया तो केवल एपोस्ट्रोफी आया। ये तो ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे वर्थ का होना जरूरी है। ये दोनों करेक्ट हैं। अगर आपने लिखा 2 रुपीज स्टैम्प्स, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, रॉन्ग फ्रेज है। आप ऐसा नहीं लिख सकते। वर्थ का मतलब यहां मूल्य है, कीमत है। वर्थ शब्द जब आप वैल्यू बताओगे, किसी का मूल्य बताओगे, तो वर्थ शब्द का आना मस्ट है, इसलिए यहां पे वर्थ आना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक, चलें, बात समझ में आई? पहुंची बात आप तक? बोलो बच्चा लोग। तो ये ध्यान रखना कि निर्जीवों के साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन खास कंडीशन में, वहां स्पेस हो, टाइम हो, वैल्यू हो, वेट हो, डिस्टेंस हो ना, करते हैं। अच्छा, यही नहीं है, ये मैं जो अब बताने जा रहा हूं, अब मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। ठीक है, आज केस भी समाप्त, और केस समाप्त में कुछ खास बातें हैं, आज तो नहीं समाप्त होगा, इसमें कुछ और भी स्पेसिफिक बातें हैं, चर्चाएं हैं, जिनको करना जरूरी है। लेकिन उसके लिए मैं एक पेज का पीडीएफ अभी क्लास को समराइज करने के बाद मैं डालूंगा, क्या कहते हैं, उस पे टेलीग्राम चैनल पे। एक पेज, एक ही पेज का मैटर है, उसको मैं भी पीडीएफ बना के डाल दूंगा। आप उसको, आप प्लीज, जो लोग जुड़े हैं तो जुड़े ही हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो कृपा करके टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें, तो उसको देख लीजिएगा। तो कल का जो सेशन होगा वो सेशन नाउन के समअप का सेशन होगा। अच्छा, जब नाउन खत्म होगा तो उस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस का जो दिन होगा वो सैटरडे के सैटरडे होगा। जब नाउन खत्म होगा तो नाउन पे कुछ क्वेश्चंस मैं सैटरडे के दिन करा दूंगा। ठीक है, और नाउन के बाद प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के बाद डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स के और एडजेक्टिव्स एक ही साथ, उसके बाद एडवर्ब, प्रेपोजिशन, सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी। ठीक है, टाइम याद रखिएगा 5:30 इवनिंग में। ठीक है, जुड़ पाए तो जुड़िएगा, नहीं तो बाद में मैं वीडियो डाल ही देता हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन आप लाइव रहेंगे तो जो आनंद आएगा आप सवाल पूछने का, उसका अलग मजा है। खैर, यहां पर बस एक चीज आपको समझना है आज के लिए, आज का जो मतलब आज की चर्चा का जो समापन हम लोग करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनको आप जब लिखेंगे तो प्राइस ये वो, यहाँ कुछ चीजें मैं देखता हूं, मैं हूं तो इसको समाप्त ही कर लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ पर 2 चीजें समझनी है। एक तो ये कि इसके अलावा बहुत से ऐसे फ्रेज हैं, बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं इंग्लिश में, जिनको डिग्निफाई करने के लिए या अपनी बात को छोटा कहने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कि बहुत से नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम जो फ्रेज बना रहे हैं वो छोटा हो जाए, या उसमें कुछ डिग्निफाइड एलिमेंट्स हैं, जैसे अर्थ है, हेवन है, उनको हम ग्लोरीफाई करने के लिए, डिग्निफाई करने के लिए बहुत से ऐसे फ्रेजेज हैं जिनमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, जो निर्जीव होने के बाद भी करेक्ट है। जरा उसको एक एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, जैसे ध्यान क्या रखना है कि बहुत सी चीजें जो डिग्निफाइड हैं, जिनके साथ हम
क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे आप कहते हैं ये फ्रेज है, मैं इनको भेज दूंगा, अभी अभी मैं वीडियो बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जैसे मैं कहूं, देखो ये अबोट्स लेंथ, स्पेस बता रहा है, अबोट्स LENGT लेंथ, देखिए ना। अब ये देखिए यहाँ पर ये निर्जीव है, लेकिन ना जैसे अ हेयर्स ब्रेथ, ना लोग नहीं कहते हैं कि एकदम बाल बराबर जगह रहा, इतना सोई से साई से निकल गया वहां, देखो अ हेयर्स ब्रेथ, BREADTH, देखो। अब ये फ्रेजेज हैं, ये सब करेक्ट हैं, इन सब में देखो निर्जीव हैं, लेकिन ये इंग्लिश एरिना में प्रयोग होते हैं, आपको इनको समझना जरूरी है ना। आप इनको, ये जो डिग्निफाइड चीजें हैं बहुत से ना, जैसे आप कहोगे कि फॉर, देखो फॉर मर्सीज सेक, ये देखो, है ना, कॉन्सियस सेक मर्स, अब इन सब के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ये एक्सेप्शन है, नॉन लिविंग होने के बाद भी इनके साथ ना आप कहोगे कि जैसे माइंड्स आई, देखो माइंड्स आई, मन की आंखें, अब देखो ये सब है तो नॉन लिविंग ना, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब करेक्ट है, इस तरह से बहुत से ना कि जैसे आप कहोगे कि हिज जर्नीज एंड, देखो सब के सब निर्जीव हैं, JOURNEYS, जर्नीज एंड। अब यहाँ कोई लॉजिक नहीं है बच्चा, ये सब के सब करेक्ट हैं, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, इनके साथ होता है, इसमें कोई समझने की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे आप, हाँ आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि सर ऐसे और कितने हैं, मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसमें है, जिसको जान लिया जाए तो फिर केस समाप्त और नाउन भी समाप्त। नाउन का नंबर, नाउन का केस, नाउन का जेंडर, जो साथी अभी जुड़े हैं पूछ रहे थे कि सर कैसे, तो नाउन का PDF जो रिटन का स्टडी मटेरियल्स है, टेलीग्राम पे शायद मैंने डाला है, नहीं डाला होगा तो मैं फिर से डाल दूंगा, आज शाम तक वहां पड़ जाएगा, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउन का ये अंतिम हिस्सा केस, जिसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इसको जानने के बाद नाउन समाप्त। कल मंडे है, कल से हम लोग प्रोनाउन की शुरुआत करेंगे, हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, आओ जरा उसको भी देख लो, इसको संभाल लीजिए, और ऐसे और भी जो हैं जिनका प्रयोग परीक्षाओं में हुआ है, पूछा गया है, अभी आपके पास शाम तक पहुंच जाएगा, वहां से ले लीजिएगा, जाके पहले चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम उत्थान द राइजिंग के नाम से होगा। ठीक है, आइए जरा, यहां पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब इनका प्रयोग करते हैं ना, एपोस्ट्रोफी एस का, तो बहुत से ऐसे फ्रेजेज हैं जिनमें कुछ ऐसे फेमस रेस्टोरेंट, होटल्स, बिल्डिंग्स आदि के नाम आते हैं, या कोई ऐसा नोन प्लेस जिसको आप पहले से जानते हैं, तो ऐसे प्लेसेस का प्रयोग करते समय हम अमूमन जिस नाउन को पजेसिव में रखते हैं, उसके बाद उस नाउन को गायब कर देते हैं। ये बात लिखा हुआ आप तक पहुंच जाएगा, मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं। जैसे आप कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू माय अंकल्स, क्या ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दो। अब आपको इसके बाद का नाउन छिपा दिया गया है, क्या छिपा है यहां पे, अंकल्स हाउस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो कि आई अटेंड सेंट जेवियर्स, अब देखो आई अटेंड सेंट जेवियर्स, अब यहां पे क्या छुपा है, स्कूल या कॉलेज, स्कूल अथवा कॉलेज, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, या ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे कि आई मेट मोहन एट द बार्बर्स, ये देखो एट द बार्बर्स, ये देखिए, अब यहां बार्बर्स के आगे क्या छिपा हुआ है, शॉप, सैलन ना,
सैलन, सॉफ्ट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो नोन प्लेसेज हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, बिल्डिंग्स हो, जिनके बारे में लोग जानते हैं, तो आप ऐसे प्लेसेज को एपोस्ट्रोफी एस वाले नाउन के बाद हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं, छिपा देते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपके सामने ना। इन मुंबई वी स्टेड एट द ताज, अब ताज के बाद होटल लिखने की जरूरत नहीं है ना आपने, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक तरीका। लेकिन यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है मुन्ना मुनिया लोग, कि हम इसको तभी छुपाएंगे जब ये प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा हो। अगर ये सब्जेक्ट पार्ट का हिस्सा है तो इसको छुपाना संभव नहीं है। अब आप ना कि जैसे आपने कहा कि आई एम गोइंग टू माई अंकल्स, यहां हाउस छिपा है, लेकिन आप कहोगे माई अंकल्स हाउस इज वेरी बिग, वेरी ब्यूटीफुल। अब माई अंकल्स इज आप नहीं कह सकते। जब ये सब्जेक्ट बनेगा ना, जब ये सब्जेक्ट पार्ट का हिस्सा होगा, तो इसके बाद आने वाले नाउन को ओमिट नहीं किया जा सकता है ना। माई अंकल्स इज कॉस्टली, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। क्या कहोगे? माई अंकल्स कार इज वेरी कॉस्टली, माई अंकल्स हाउस इज वेरी कॉस्टली, माई अंकल्स इज कॉस्टली, निरर्थक वाक्य, कोई मतलब ही नहीं है इसका। हाँ, लेकिन आई एम गोइंग टू माई अंकल्स, अब यहां पे हाउस छिपा हुआ है। आई एम गोइंग टू माई टीचर्स, माई ट्यूटर्स, आई एम गोइंग टू माई ट्यूटर्स मीन्स आई एम गोइंग टू माई ट्यूटर्स क्लासेज या ट्यूटर्स कोचिंग या ट्यूटर्स हाउस, कुछ भी वहां छिपा हुआ है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, कॉलेजेस या नोन प्लेसेस जब इनके बाद आएंगे तो उस प्लेस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखना जरा। अब अंतिम बात, यहां पे एक चीज और ध्यान देना है, दो चीजों का ध्यान देना। एक तो ये कि कभी कभी आप जब लिखते हैं एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके सेंटेंसेस को, हाँ, और उसमें ऑफ भी लगाते हैं, तो दोनों में अंतर होता है। देखो जरा, इसको मैं हटा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, हाँ, एक देखो जरा, मैं लिखूं कि अ पिक्चर ऑफ गांधी, सेंस देखिएगा, और फिर मैं कहूं अ पिक्चर ऑफ गांधीज, या ध्यान से देखना, अब ये दोनों करेक्ट है। अ पिक्चर ऑफ गांधी, अ पिक्चर ऑफ गांधीज, इन दोनों में अंतर है। इस वाक्य का मतलब है कि गांधी जी की, दोनों का, अच्छा मजेदार चीज क्या है, हिंदी में दोनों का मतलब है गांधी जी की तस्वीर, दोनों का मतलब, इन दोनों में अंतर है। यहां पर रिलेशन है और यहां पर पोजीशन है, अंतर देखना जरा। अब पिक्चर ऑफ गांधी में रिलेशन बताया जा रहा है, मतलब ये जो ऐसे कि यहां पर ये जो फोटो, मान लो उदाहरण के लिए कि ये जो फोटो है ना, ये फोटो में कौन है? गांधी जी हैं, ये गांधी जी हैं, तो ये वाला होगा अब पिक्चर ऑफ गांधी। मतलब ऐसे पिक्चर टंगी हुई है, ठीक है, कोई पूछे ये किसकी फोटो है, ये कौन है फोटो में, तो आप कहोगे गांधी है, ऊपर वाला। और अब पिक्चर ऑफ गांधी का मतलब है कि ओन्ड बाय या बॉट बाय या पेंटेड बाय मिस्टर गांधी, यहां पोजीशन है। ये जो तस्वीर है, हो सकता है उस तस्वीर में राम की फोटो हो, कृष्ण की फोटो हो, सचिन तेंदुलकर की फोटो हो ना, किसी वल्लभ भाई पटेल की फोटो, फोटो किसी और की है,
या हो सकता है वो गांधी की अपनी तस्वीर हो, खुद ही वो बनाए हो, उसको खरीदा है, उसको ओन करते हैं, उसको वो खरीद कर लाए हैं पैसा खर्च करके, या उन्होंने उसको खुद ही बनाया है, पेंट किया है, मतलब उस पर उनका अधिकार है। अब वो जो पिक्चर ऑफ गांधीज में जो फोटो है, उसमें गांधी जी की तस्वीर नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, किसी की भी तस्वीर हो सकती है, लेकिन उस पर हक किसका है? गांधी जी का, वो उसको ओन करते हैं, उस पर उनका अधिकार है। तो नीचे वाला सेंटेंस, और उसमें जो फोटो बनी है वो गांधी जी की ही फोटो है, गांधी जी लाठी लेके खड़े हैं। तो ऊपर वाला बात आप तक पहुंची? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये ध्यान रखना है कि अब कभी कभी आप, अच्छा ये सब चीजें क्यों, आप कॉम्प्रिहेंशन करते हो, फिलिंग द ब्लैंक्स करते हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हो, पता नहीं आपसे क्या पूछा जाने वाला है, इसलिए आपको एक एक पॉइंट को ठीक से समझना चाहिए। क्लियर है? देखिए जरा, अब जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, हटा रहा हूं मैं इसे, जैसे मैं कहूं कि द रिसेप्शन ऑफ द गवर्नर, अब फिर मैं कहूं कि द रिसेप्शन ऑफ द गवर्नर्स। अब आप समझ गए दोनों में अंतर। अब अंतर क्या है? द रिसेप्शन ऑफ द गवर्नर का मतलब है कि गवर्नर साहब का स्वागत, मतलब गवर्नर साहब आ रहे हैं और हम लोग स्वागत में खड़े हैं। और द रिसेप्शन ऑफ द गवर्नर्स का मतलब है कि गवर्नर साहब के द्वारा किया गया स्वागत, मतलब गवर्नर साहब के घर पे कोई पार्टी है, कोई जलसा है, और हम लोग मेहमान बन के गवर्नर साहब के यहाँ गए हैं, वो स्वागत कर रहे हैं कि आइए आइए स्वागत है आपका। नीचे वाला देखो, हाँ गवर्नर्स लग गया, फिर वही बात आ गई। तो यहां पर गवर्नर साहब का स्वागत हो रहा है, मतलब गवर्नर साहब मेहमान है, हम लोग मेजबान हैं। ही इज गेस्ट, वी आर होस्ट, तो ऊपर वाला। एंड नीचे वाले में गवर्नर साहब होस्ट हैं, हम लोग गेस्ट हैं, न्योता मिला है, हम लोग चौड़े से जा रहे हैं गवर्नर साहब के यहाँ, तो नीचे वाला। समझ में आई बात? ऊपर वाले का मतलब है गवर्नर साहब का स्वागत, नीचे वाले का मतलब है गवर्नर साहब का स्वागत। दोनों का हिंदी में अर्थ देखो तो एक जैसा निकलेगा, लेकिन इसमें गवर्नर साहब के द्वारा, मतलब बाय द, इसमें सेंस क्या है? बाय द गवर्नर। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा ना? बाय द गवर्नर, यहां गवर्नर साहब खुद ही स्वागत कर रहे हैं, तो नीचे वाला, और गवर्नर साहब का स्वागत हो रहा है, तो ऊपर। क्लियर है आप लोग साथ में ना? तो मैं मोबाइल में बार बार देख नहीं पा रहा हूं, ठीक है? अच्छा, अब देखो अंतिम बात, नाउन समाप्त हो रहा है, नाउन का चैप्टर, इसके नंबर, जेंडर, केस सब पढ़े हुए हैं, मैं पढ़ाया हूं, वीडियोस पढ़े हैं, और इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, बाकी मैं नोट्स भेज दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है? देखिए जरा, इसमें एक बात और, अंतिम बात, नाउन की पूर्णाहुति के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग जब शुरू करते हैं केस को पढ़ना, और जब जब पॉजेसिव या जेनेटिव केस पे आते हैं बेटा, तो हम लोग ये कहते हैं कि इससे रिलेशनशिप या पोजीशन, या तो रिश्ता प्रकट होता है या तो अधिकार। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, नॉट एवरी टाइम, नो, समटाइम्स दिस apostrophe s means something else. When you use apostrophe s, it neither shows relation nor shows possession. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका स्कूल है जिसमें आप पढ़ते हैं, एक दिन पापा जी अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, सामने स्कूल है, तो कहते हैं, पापा कहते हैं कि ये मेरी बिटिया का स्कूल है, दिस इज माई डॉटर्स स्कूल। क्या यहां पे आपका स्कूल पे अधिकार प्रकट हो रहा है?
क्या रिलेशन प्रकट हो रहा है? आप कहोगे कि मेरी बिटिया का स्कूल है, मैनेजर या वहां का प्रिंसिपल दौड़ा लेगा, ससुर लाखों खर्च करके हम बनाया, तुम्हारे बिटिया की स्कूल है। तो व्हेन पापा इज सेइंग दिस इज माय डॉटर्स स्कूल, इट मींस दिस इज द स्कूल वेयर माय डॉटर स्टडीज। आवाज नहीं आ रही है? समझ में आई बात? व्हेन, अब ये ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि माय डॉटर्स स्कूल, इसका मतलब है द स्कूल वेयर माय डॉटर स्टडीज, वह स्कूल जहां मेरी बिटिया पढ़ती है, ये इसका मतलब है। ध्यान से, हर जगह एपॉस्ट्रोफी एस का मतलब पोजीशन और रिलेशन ही नहीं होगा। देखो, एक सिंपल से फ्रेज को हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स में बदल दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। जैसे उदाहरण के लिए कि आपको इच्छा थी कि मैं शेक्सपियर को पढ़ना चाहता हूं, पढ़ना चाहती हूं, आप गए और अथेलो खरीद कर ले आए, बड़ा बढ़िया से कि इसको पढ़ेंगे, और टेबल पर रख दिया। रात को सोने जा रहे हैं आप, रात के 1 बजे अचानक शेक्सपियर की आत्मा प्रकट होती है और आकर के, अब वो जो किताब है उस पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, हर किताब पे भाई लेखक का नाम लिखा, उस पर लिखा हुआ है शेक्सपियर्स अथेलो, ऊपर मोटे अक्षरों में शेक्सपियर्स, नीचे लिखा है अथेलो। किताब रखी हुई है यहां पर, अचानक शेक्सपियर की आत्मा प्रकट होती है और जाकर के उस किताब को उठाती है और ऐसे लेकर के और जाने लगती है, तभी आपकी नींद टूटती है। कौन है? कौन हो? क्या कर रहे हो? तो कहता है दिस इज माई बुक, आई एम गोइंग टू हैव इट। अब क्या कहोगे? मारब ससुर दुई लाठी घूम जाब, तुहार किताब है, 125 रुपए का भाई यूनिवर्सिटी रोड से खरीद के ले आए है, ये हमारे के तुम्हारा, यही कहोगे ना? क्यों? वही किताब मैं खरीदा हूं और शेक्सपियर उस पर लिखा, तो वहां शेक्सपियर का मतलब क्या वो शेक्सपियर की किताब हो गई? बिल्कुल नहीं। उनका भूत नहीं, भूत का बाप आ जाए आप नहीं देंगे, पैसा मैंने खर्च किया है। तो आप जब कह रहे हैं शेक्सपियर्स बुक या शेक्सपियर्स प्ले, इसका मतलब क्या हुआ? अ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, अ पोएम कंपोज्ड बाय शेक्सपियर, और अ बुक रिटन बाय शेक्सपियर। ये बात सुना रही है? जब लिखा है शेक्सपियर्स अथेलो, इसका मतलब वो किताब शेक्सपियर की नहीं है, उसका परिश्रम नहीं हुआ। क्या हुआ? रिटन बाय, कंपोज्ड बाय, अथर्ड बाय। अब तक पहुंच रहा हूं कि नहीं मैं? इसलिए ध्यान रखना, इसका अंत उस, मैं इसीलिए इससे कर रहा हूं कि ये भी ध्यान रखिएगा कि हम पोजीशन और रिलेशन के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन समटाइम्स इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है न तो रिश्ता न तो अधिकार, ना। इसका मतलब होता है कि आप जहां पर कोई काम करते हैं ना, आप जब कहते हो माई सन्स ऑफिस, इसका मतलब क्या? अब इसका मतलब दोनों हो सकता है कि वो उसको ओन, ऑफिस को आप ओन भी कर सकते हैं, ऑफिस में आप काम भी कर सकते हैं, है ना। अब वो सेंस के अनुसार लिखिएगा। क्लियर? एंड फाइनली, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, इसका प्रयोग आप और भी कहीं करते हैं, और भी कहीं करते हैं, और अक्सर आप कहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे आप जब लिखते हैं कि 9 o'clock, आप जब कहते हैं डोंट, आप जब कहते हैं हैवंट, बोले साहब, आप ऐसे भी तो लिखते हैं ना। जब आप इस तरह से लिखते हैं बेटा, यहां इस एपोस्ट्रोफी का मतलब है समथिंग इस एपोस्ट्रोफी का यहां मतलब है समथिंग ओमिटेड, कुछ वहां पे ओमिट किया गया है, हटाया गया है, इसलिए उस एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया। आप देख लो, इसे 9 o'clock का मतलब है मुन्ना मुनिया लोग कि 9 ऑफ द क्लॉक, मतलब इस समय घड़ी में 9 बजे हैं साहब,
ये पूरा इसका मतलब है। 9 o'clock मीन्स 9 ऑफ द क्लॉक। वो एपोस्ट्रोफी बता रही है कि वहां पे कुछ छिपा है। अब जब डोंट लिखते हो क्या लिखते हो? डू नॉट। ये देखिए, ये एपोस्ट्रोफी बता रही है कि ओ यहां पर हटाया गया है ना। आप जब हैवन को क्या लिखोगे? हैव नॉट। ये बताता है कि यहाँ पे ओ मिसिंग है, ओ को ओमिट किया गया है। तो इस एपोस्ट्रोफी का ये भी एक मतलब होता है कि कुछ ओमिट किया गया है, कुछ हटाया गया है, तो वहां पे आप एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर लेते हैं। अक्सर देखिए तुकबंदी बिठाने के लिए, राइमिंग के लिए पोएम्स में कभी लोग लास्ट वर्ड में ना जैसे वो लिख देते हैं, देखो ये, बल्कि ऐसे ऐसे लिखा मिलता है। अब ये क्या है? ये नहीं, ये देखो, अक्सर पोएम्स में ये फ्रेज अगर निहारिका प्रेजेंट है तो उनको याद आएगा कि इस तरह से कविताओं में आप पाती हो। तो ये देख के क्या कहते हैं? ओवर लिखा हुआ है, यहाँ वी मिसिंग है। तो मीटर को, स्केल को बताने के लिए, तुकबंदी को बचाने के लिए, खासकर पोइट्रीज में लेखक कवि ऐसा करते हैं कि लास्ट में क्या करते हैं? गायब कर देते हैं। तो जब ये दिखे ऐसी जगहों पे, कोई आपसे पूछ सकता है ना कि अच्छा यहाँ पे क्या है, ये नहीं अपोस्ट्रोफी है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एस क्यों लिखा है? सॉरी, पहले तो दिमाग पता नहीं ना, संडे का दिन है, मैं ये क्यों लिखा है मैंने? छी, गंदी बात, सॉरी, इसको ठीक कर लीजिएगा। केवल अपोस्ट्रोफी। क्यों अपोस्ट्रोफी? यस, केवल अपोस्ट्रोफी। उल्लूपना कर दिया मैंने ना, नहीं करना चाहिए। देखो, केवल एपोस्ट्रोफी। इस केवल एपोस्ट्रोफी का मतलब है समथिंग ओमिटेड। एस नहीं, इसमें एस कहां है? तब से मैं बोले जा रहा हूं, आप लोग कह भी नहीं रहे कि सर जी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। बोलना चाहिए आपको ना, मौन होकर आप लोग पढ़े जा रहे हैं। ये देखिए, केवल एपोस्ट्रोफी। इस केवल एपोस्ट्रोफी का मतलब है समथिंग ओमिटेड। इन सब में जो एपोस्ट्रोफी आई है, यहां पे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, कुछ ना कुछ ओमिटेड है, उसको बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था नाउन का चैप्टर बच्चा लोग, अंकित एंड कंपनी। बाकी लोग तो आज जुड़े ही नहीं। ठीक है, अब इसको दोहरा लीजिएगा। जो इस पे मटेरियल्स होंगे वो मैं भेज दूंगा, और जो क्या कहते हैं प्रैक्टिस है वो सैटरडे को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और कल हम लोग 5:30 पे नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रोनाउन। ओके, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जाइए अपना संडे बनाइए। हैप्पी संडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।